हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम बिजनेस स्टडी के 2015 के कंप्लीट क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। और अगर आप 2015 के क्वेश्चन पेपर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हो तो आप चेक कर सकते हो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को। यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन पेपर के PDF का लिंक शेयर कर दिया, तो उस पर क्लिक कर आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है प्लानिंग इज फॉर। तो प्लानिंग हम किस लिए करते हैं? प्लानिंग हम करते हैं हमेशा फ्यूचर के लिए। फ्यूचर में अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ही हम प्लानिंग को करते हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फ्यूचर। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हाउ मेनी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आर देयर। तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट कितने होते हैं? मैंने फर्स्ट चैप्टर की कंप्लीट वीडियो में आपको बता रखा है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, यानी कि 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और देखो, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए कोई और अलग वीडियो की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मैंने कंप्लीट क्वेश्चन पेपर को टाइप कर आपको प्रोवाइड किया। और टाइप करके प्रोवाइड करने का सबसे बेसिकली 2 रीज़न सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि आप किसी भी क्वेश्चन को कॉपी कर आप दूसरे क्वेश्चन पेपर के PDF को ओपन करके वहाँ पे पेस्ट करिए, देख सकते हो कि एक ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में कितनी बार पूछा जा चुका है। क्योंकि मैंने आपको बता रखा, मैंने 2015 से सारे क्वेश्चन आपको कवर करवाने हैं, तो आप देख सकते हो कि एक ही क्वेश्चन कितने बार कितने सालों में आपसे पूछा जा चुका है। इस रीज़न से मैंने क्वेश्चन पेपर को टाइप करके रखा है। और दूसरा रीज़न ये है कि मैंने क्योंकि टाइप कर रखा है तो आप किसी भी क्वेश्चन को कॉपी कर सकते हो। तो कॉपी करने के बाद आप सिंपली गूगल ट्रांसलेट का यूज़ करके उसे आप ट्रांसलेट करके देख सकते हो उसके हिंदी अनुवाद को। फिर जो हिंदी अनुवाद दिया हुआ है आप उसे याद कर सकते हो। ठीक है, जैसे ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ मेनी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आर देयर, इसे आप यहाँ पर कॉपी कर सकते हो। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो इसे मैंने कर लिया कॉपी। अब मैं गूगल ट्रांसलेट को ऑन करूँगा तो इसका हिंदी अनुवाद आ जाएगा, यानी कि प्रबंधन के कितने स्तर हैं। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को याद कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस को खुद ही ट्रांसलेट कर लेना, मैं नहीं चाहता टाइम ज़्यादा वेस्ट करूँगा आपका। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड है लाइब्रलाइजेशन सिग्निफाई। तो मैंने आपको बताया था LPG, यानी कि लाइब्रलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जो कि 1991 में लाया गया था। अब हमें ये बताना है कि लाइब्रलाइजेशन का क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब होता है कि जितने भी कंट्रोल्स थे, लाइसेंस की रिक्वायरमेंट्स वगैरह थी, तो उन्हें कम करना, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा उनके रेस्ट्रिक्शंस को कम करना लाइब्रलाइजेशन कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लाइब्रलाइजेशन सिग्निफाई ईजिंग ऑफ लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट एंड अदर कंट्रोल्स। ठीक है, फिर अब क्वेश्चन नंबर 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है अ गुड प्लान इज। तो एक अच्छी प्लान कैसी होनी चाहिए, एक अच्छी योजना कैसी होनी चाहिए? तो देखो, योजना इस तरीके की होनी चाहिए कि अगर फ्यूचर में, इन फ्यूचर अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो या कुछ भी परिवर्तन हो तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने प्लान को अडेप्ट कर सके, थोड़े बहुत चेंजेस ला सके, वैसे होने चाहिए। यानी कि एक अच्छी प्लान फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। ठीक है, महंगाई से कोई वास्ता नहीं है। एक अच्छे प्लान का ना भी वो टाइम कंज्यूमिंग होना चाहिए और ना ही वो ज़्यादा सख्त होना चाहिए, ज़्यादा रिजिड होना चाहिए, बल्कि वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि चेंजिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम अपने प्लान को भी थोड़ा बहुत चेंज कर सके, ऐसा होना चाहिए एक अच्छा प्लान। तो 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मेरे आंसर करने से पहले आप खुद सोचो कि इसका आंसर क्या होगा, और आप जब मैं बताऊं आंसर तो आप ये देख लो कि आपने कितने करेक्ट करे, और उतने जितने आपने कनेक्ट करे वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट किया करो कि मैंने टोटल इतने में से इतने क्वेश्चंस को सही करेक्ट करा है। ठीक है, फिर देखो 5 नंबर क्वेश्चन है मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ। तो मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है, ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया था? मैं बता रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन एग्जाम में एटलीस्ट कम से कम 5 से 6 बार पूछा जा चुका होगा, और कई मॉडल पेपर में भी आपको ये क्वेश्चन सेम डिट्टो यही मिल जाएंगे। और मैंने आपको बताया था, आप ठीक से याद कर सकते हो। जैसे मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन, यहाँ पे प्रोफेसर की बात की जा रही है और ये एक प्रोफेशनल बॉडीज़ के द्वारा कही गई थी ये बातें। तो यहाँ पे प्रोफेशनल बॉडी कौन सी है? वो है अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन। तो ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। एक भी क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना, सारे क्वेश्चंस को आपको अच्छे से याद कर लेना। और मैं मतलब प्रीवियसली जब करवाऊंगा तो ये सारे क्वेश्चंस 3 से 4 बार रिपीट होंगे ही होंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में रिपीट किए जा चुके हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब देखो 6 नंबर क्वेश्चन है ऑफ ऑल मैनेजरियल एक्टिविटी प्लानिंग इज द। तो फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं जो कि कई बार आपसे पूछे जा चुके हैं मॉडल पेपर में भी और साथ ही साथ आपके फाइनल पेपर में भी। प्लानिंग इज द बिगिनिंग एंड एंड बोथ, यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखो 7 नंबर क्वेश्चन है फॉर इफेक्टिव डेलीगेशन
रेस्पॉन्सिबिलिटी इज़ नेसेसरी विथ। तो अगर हम डेलीगेशन को इफेक्टिव तरीके से करना चाहते हैं तो रेस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी इन दोनों के बीच समन्वय रहना चाहिए। ठीक है, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको तो मैंने मतलब जब नोट शेयर करा, रिवीजन नोट शेयर करा BST के हर एक चैप्टर का, तो वहाँ मैंने कंप्लीट चीज़ों को कवर करा और मैंने आपको बोल रखा है कि आपको बिजनेस स्टडी के लिए वो करना ही करना है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उससे आप कंप्लीट चीज़ों को रिवाइज कर लेते हो और साथ ही साथ जो मैंने माइंड मैप शेयर किया, माइंड मैप को आप अगर अभी कंप्लीट कर लेते हो, फिर बिलीव करो एग्जाम के 1 घंटे पहले भी आप वो सारे माइंड मैप को देख लोगे तो आपको हर एक टॉपिक फिर से मेमोराइज हो जाएंगे। ठीक है, तो BST के जो नोट्स मैंने शेयर किए हैं उन्हें ज़रूर कंप्लीट कर लेना। अगर कंप्लीट नहीं किया, वीडियो नहीं मिल रहा, तो नीचे कमेंट्स में कमेंट करना, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, उन्हें आपको कमेंट क्लिक मतलब उन्हें आपको कंप्लीट करना ही करना है। तो वहाँ मैंने कंप्लीट चीज़ें बता रखी है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, अथॉरिटी क्या होता है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नेसेसरी विथ अथॉरिटी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये हुआ कि मैंने आपको कोई काम सौंपा, तो मैंने आपको बोल दिया कि 5 दिन के अंदर ये काम हो जाना चाहिए, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि 5 दिन के अंदर आपको वो काम कर लेना है। अब अथॉरिटी का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैंने आपको कुछ पावर दिए कि आप ये सारे डिसीजन ले सकते हो इस काम को 5 दिन के अंदर कंप्लीट करने के लिए, तो वो हुआ आपकी अथॉरिटी। तो इसलिए अगर आपको इफेक्टिव तरीके से डेलीगेशन करना है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दोनों के बीच समन्वय होना चाहिए, आपको दोनों मिलने चाहिए। ठीक है, तो 7 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब 8 नंबर क्वेश्चन है, रिक्रूटमेंट इन द लाइफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज। तो एक ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ में जो रिक्रूटमेंट होती है वो कंटिन्यूस होती है, निरंतर चलती रहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ तो बहुत बड़ी होती है, वो एक पर्सन से कनेक्टेड तो है नहीं। ठीक है, तो इस रीजन से जितने भी वर्कर आते हैं, एक वर्कर आने के बाद वो रिटायर होते हैं और उसके रिटायर होने के पहले भी कई सारे वर्कर आते हैं और वो कार्य करते हैं। तो ये जो क्रिया है वो निरंतर चलती रहती है और इस रीजन से जो रिक्रूटमेंट होता है, यानी कि जो लोगों की भर्ती की जाती है काम करने के लिए, वो कंटिन्यूअस होती है। ठीक है, तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन लैंग्वेज शुड नॉट बी यूज्ड। तो एक अच्छी कम्युनिकेशन में क्लियर लैंग्वेज यूज की जानी चाहिए, इम्प्रेसिव लैंग्वेज यूज की जानी चाहिए और कॉर्टसी के साथ बात करनी चाहिए, लेकिन एम्बिगुअस लैंग्वेज को यूज नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फिर देखो अब 10 नंबर क्वेश्चन है, हु वाज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये सारे क्वेश्चन कई बार रिपीट किए जा चुके हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, मुझे मतलब ये सारे अच्छे से याद है। साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर किन्हें कहा जाता है? साइंटिफिक यानी कि ये कहा जाता है फ्रेडरिक विस्लो टेलर को। ठीक है, और एक और क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है और इस पेपर में भी पूछा गया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के प्रोपाउंडर कौन है, तो वो है हेनरी फयोल। याद रखना, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के प्रोपाउंडर कहा जाता है हेनरी फयोल को और फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है फ्रेडरिक विस्लो टेलर को। ठीक है, अब 11 नंबर क्वेश्चन है, मेथड ऑफ ट्रेनिंग है। तो ट्रेनिंग के कितने मेथड होते हैं? तो ये तो शायद आपके इस बार के मॉडल पेपर में भी पूछा गया था। मेथड के कौन कौन से ट्रेनिंग के कौन कौन से मेथड होते हैं? तो कॉन्फ्रेंस, लेक्चर्स और अप्रेंटिसशिप, ये सारे ट्रेनिंग के ही मेथड हैं। ठीक है, यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर अब 12 नंबर क्वेश्चन है, हेनरी फयोल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर। तो हेनरी फयोल्स के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कितने थे? टोटल 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट थे हेनरी फयोल के, जिसे हमने डैड UC USSR OIC के ट्रिक से याद किया था। ठीक है, यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मैंने फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर इन सभी के एक्सप्लेनेशन की वीडियो को कवर किया और वहाँ पे मैंने सभी चीज़ों को ट्रिक से ही रटवाया है, तो आप उस वीडियो को देख लेना। अगर नहीं देखा तो आप कमेंट करना, मैं लिंक शेयर कर दूंगा उन वीडियोज़ का। अब देखो 30 नंबर क्वेश्चन है, फाइनेंशियल मैनेजर टेक्स डिसीजन एज टू। तो जो फाइनेंशियल मैनेजर होते हैं वो कौन से डिसीजन लेते हैं? तो वो फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड के डिसीजन लेते हैं। कौन? फाइनेंशियल मैनेजर। यानी कि 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल दी एबव। अब देखो 40 नंबर क्वेश्चन है, फॉर इफेक्टिव कंट्रोलिंग इज। तो जो इफेक्टिव कंट्रोलिंग होती है वो कैसी होती है? तो वो भी प्लानिंग की तरह ही डायनेमिक होती है, स्टैटिक नहीं होनी चाहिए, प्रीडिटरमाइंड नहीं होनी चाहिए कंट्रोलिंग, बल्कि वो डायनेमिक होनी चाहिए। यानी कि 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 है, सुपरविजन इज एन एलिमेंट ऑफ। तो सुपरविजन डायरेक्शन का ये एक एलिमेंट है। ये तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, ये सारे किसके एलिमेंट है? ये सारे डायरेक्शन के ही एलिमेंट हैं। अब देखो 60 नंबर क्वेश्चन है, कैपिटल मार्केट डील्स इन। तो जो कैपिटल मार्केट होता है वो लॉन्ग टर्म फंड्स में डील करता है। ठीक है, यानी कि 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आप देख रहे हो ये सारे क्वेश्चंस कई बार आपसे एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, सारे क्वेश्चन। फिर देखो 70 नंबर क्वेश्चन है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड इन। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को कब पास किया गया था?
इसे पास किया गया था 1986 में, यानी कि 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखो 80 नंबर क्वेश्चन है, हेड क्वार्टर्स ऑफ सेबी इज इन। तो सेबी का हेड क्वार्टर कहाँ स्थित है? तो मुंबई में सेबी का यानी कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का हेड क्वार्टर है, जो कि इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को रखता है सेबी। ठीक है, तो 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखो 90 नंबर क्वेश्चन है, ग्रेप वाइन इज। तो ग्रेप वाइन कैसी कम्युनिकेशन होती है? ग्रेप वाइन होती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन दो टाइप के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो जो ग्रेप वाइन है वो एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, यानी कि 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने जो नोट शेयर किए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उनकी रिवीजन कर लेते हो तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, सारे सॉल्व होंगे। वो वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपके लिए बिजनेस स्टडी के लिए। तो इसलिए बिजनेस स्टडी के उन नोट्स को एक बार जरूर गो थ्रू कर लेना, और माइंड मैप को जरूर याद कर लेना। ठीक है, माइंड मैप को आप देखोगे, उन्हें रिवीजन कर लोगे, फिर एग्जाम के एक दिन पहले, क्या आप 1 घंटे पहले भी उन माइंड मैप को बस एक बार देख लोगे तो सारे टॉपिक्स आपके फिर से रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और क्वेश्चन नंबर 20 है, मार्केटिंग इंक्लूड्स। तो मार्केटिंग में परचेज, सेल और वेयर हाउसिंग ये तीनों शामिल होती है, यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल द एबव। फिर अब 21 नंबर क्वेश्चन है, एडवर्टीजमेंट इज डीम्ड एज। तो एडवर्टीजमेंट को क्या माना जाता है? एडवर्टीजमेंट को माना जाता है इन्वेस्टमेंट, यानी कि 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 23 है, इन न्यू इश्यूड शेयर्स डेली। तो जितने भी नए इश्यूड शेयर होते हैं वो सबसे पहले कहाँ पे लाए जाते हैं? वो लाए जाते हैं प्राइमरी मार्केट में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा प्राइमरी मार्केट। फिर अब क्वेश्चन नंबर 24 है, बजट इज टेस्ट स्टेटमेंट ऑफ बजटरी पॉलिसी। तो जो बजट होता है वो कैसा स्टेटमेंट होता है? बजट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम ये चेक करते हैं कि साल भर में कितने पैसे हमें खर्च करने हैं और किस तरीके से हमें पैसों का मैनेजमेंट करना है। ठीक है, इसलिए ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखो 25 नंबर क्वेश्चन है, मेन कंपोनेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज आर। तो नई इकोनॉमिक पॉलिसीज के जो 3 सबसे मेन कंपोनेंट थे वो थे LPG, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। दैट इज क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखो 26 नंबर क्वेश्चन है, अथॉरिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड ऑफ। तो किसकी अथॉरिटी को हम बंटवारा नहीं कर सकते, डेलीगेट नहीं कर सकते? तो जितने भी सीक्रेट वर्क होते हैं उन्हें हम डेलीगेट नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा करने से वो जो सीक्रेट होगा वो तो सीक्रेट रहेगा ही नहीं। इस रीजन से जितने भी सीक्रेट वर्क होते हैं उनकी अथॉरिटी को हम डेलीगेट नहीं करते। तो 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 27 है, द प्रोपाउंडर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट वाज। तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के प्रोपाउंडर कौन थे? एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के प्रोपाउंडर कहा जाता है हेनरी फयोल को। ठीक है, याद रखना। साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कहा जाता है फ्रेडरिक विस्लू टेलर को, और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के प्रोपाउंडर कहा जाता है हेनरी फयोल को। ठीक है, जो कि एक माइनिंग इंजीनियर थे। अब देखो 28 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंड्स ऑन द स्वीट विल ऑफ एम्प्लॉयज। तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज के आपस के मतलब आपस की सहमति से बनता है और वो उनके मन के मुताबिक बनता है? तो जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं उनके स्वीट विल पर डिपेंड करता है। तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 29 नंबर क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन इज। तो ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है, लगभग 6 से 7 बार पूछा जा चुका होगा। कोऑर्डिनेशन इज नेसेसरी, यानी कि 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखो 30 नंबर क्वेश्चन है, फिक्स्ड कैपिटल इज नीडेड फॉर। तो जो फिक्स्ड कैपिटल होते हैं उनकी ज़रूरत हमें कब पड़ती है? जितने भी फिक्स्ड कैपिटल होते हैं उनकी ज़रूरत हमें लॉन्ग पीरियड के लिए पड़ती है। ठीक है, जैसे मशीनरी वगैरह हो गए तो उन सभी की ज़रूरत लॉन्ग टर्म के लिए होती है। तो 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 31 नंबर क्वेश्चन है, कंट्रोलिंग इज द एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो ये तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और शायद इस बार के मॉडल पेपर में भी पूछा गया था। कंट्रोलिंग इज द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखो 32 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यानी कि BST के लास्ट चैप्टर में हमें पढ़ना था, और यहाँ पे पूछा गया है इनमें से कौन सा एंटरप्रेन्योर्स के फीचर नहीं होते। तो रिस्क तो
जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, रिस्क लेना उनका सबसे इम्पॉर्टेंट मतलब वो कार्य है ही, इनोवेशन भी है और क्रिएटिव एक्टिविटी भी है। लेकिन मैनेजरियल ट्रेनिंग एंटरप्रेन्योर के फीचर नहीं होते, इसलिए 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखो 34 नंबर क्वेश्चन है, बैरियर इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बैरियर कौन कौन से होते हैं? तो अगर आप देखोगे, अगर अलग लैंग्वेज यूज किया जाएगा तो उस केस में वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बैरियर का काम करेगा। अगर ज़्यादा डिस्टेंस हो तो भी वो एक बैरियर का काम करेगा इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, अगर दो लोगों के बीच ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो। अगर इंडिविजुअल डिफरेंस यानी कि वो जो व्यक्ति है वो दोनों अलग अलग हो, मतलब उनके बीच अंतर हो, तो उस केस में भी वो एक बैरियर का काम करेगा इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। यानी कि 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ दिस। अब देखो 35 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंज्यूमर प्रोडक्ट। और ये क्वेश्चन भी इस बार के मॉडल पेपर में पूछा गया था कि इनमें से कौन सा कंज्यूमर प्रोडक्ट नहीं है। आप देखोगे रेफ्रिजरेटर, ओल्ड स्टैचू एंड शूज, ये तीनों फाइनल गुड्स होते हैं, फिनिश्ड गुड्स होते हैं और ये कंज्यूमर के द्वारा यूज किया जाता है, ये कंज्यूमर प्रोडक्ट होते हैं। लेकिन जो रॉ मटेरियल होता है उनका यूज कौन करते हैं? उनका यूज करते हैं जो प्रोड्यूसर होते हैं, मतलब जो इंडस्ट्रीज वगैरह है, तो वहाँ पे रॉ मटेरियल्स का यूज किया जाता है फिनिश्ड गुड्स को बनाने के लिए। इसलिए रॉ मटेरियल कंज्यूमर प्रोडक्ट नहीं होते, ये कंजम्पशन के लिए नहीं होते। 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 36 नंबर क्वेश्चन है, द डिस्प्यूट दैट कम्स अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आर। तो कौन कौन से ऐसे डिस्प्यूट होते हैं जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत आते हैं? तो आप देखोगे डिस्प्यूट एज टू सेल ऑफ डिफेक्टिव गुड्स बाय द सेलर। अगर सेलर कोई भी डिफेक्टिव गुड्स सेल करता है कंज्यूमर को तो वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत आते हैं, यानी कि उस टाइम जो कंज्यूमर है वो उस पर केस कर सकता है। तो 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 37 नंबर क्वेश्चन है, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड इन। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सिचुएटेड है अहमदाबाद में, ठीक है, जो कि गुजरात में है। अब फिर देखो 38 नंबर क्वेश्चन है, द ऑर्गेनाइजेशन स्प्रेडिंग र्यूमर्स इज कॉल्ड। तो वैसे ऑर्गेनाइजेशन जो र्यूमर्स को स्प्रेड करते हैं यानी कि अफवाहों को फैलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो होते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, क्योंकि जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं उनके स्वीट विल पर ही डिपेंड होता है, ठीक है। तो 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखो 39 नंबर क्वेश्चन है, द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ कॉमर्शियल पेपर इज। तो ये भी बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जो कॉमर्शियल पेपर होते हैं उनके मैक्सिमम ड्यूरेशन 12 मंथ्स होता है, यानी कि 1 साल होता है। तो 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 40 है और ये 2015 के क्वेश्चन पेपर का लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्योंकि उस टाइम टोटल 40 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते थे और सब्जेक्टिव का वेटेज होता था 60 मार्क्स का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 40 है, स्टॉक एक्सचेंज प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ। तो जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं वो किन के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं? तो वो प्रोटेक्ट करते हैं जितने भी इन्वेस्टर हैं जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके इंटरेस्ट को, यानी कि 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इन्वेस्टर। तो यहाँ पे जो हमने 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाए ये सारे क्वेश्चंस आपके 2015 के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे और वहाँ पे मैंने इसके टाइप्ड फॉर्मेट को आपके साथ शेयर किया है। तो अगर आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो तो आप चेक कर सकते हो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को, वहाँ पे मैंने इसके पीडीएफ का लिंक शेयर कर दिया और कंप्लीट आंसर तो मैंने आपको बता ही दिया इस वीडियो में। इसके अलावा आप जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर सकते हो और ये जितने क्वेश्चन मैंने आपको करवाए ये सारे क्वेश्चंस एक एक क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी एग्जाम में रिपीट किए जा चुके हैं बिजनेस स्टडी के पेपर में, ठीक है। तो किसी भी क्वेश्चन को आप मिस मत करना और आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।